हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत आपका मैथ फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है फोरेंसिक मेडिसिन से और फोरेंसिक साइकोलॉजी से। तो इस वीडियो के अंदर हम इस जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारी, इसके अंदर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग फील्ड से, जैसे फिंगरप्रिंट्स, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी। अभी हम मेडिसिन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की भी बात कर चुका हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज इसमें आती रहती है। तो अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज रहेंगी। आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस नेट जेआरएफ के लिए पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट्स, डायटम्स, टिचोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स। तो काफ़ी सारी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। आप चाहो तो मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा मेरे नोट्स वगैरह भी, क्या बोलते हैं, नोट्स और वीडियो लेक्चर्स है ना, वेबसाइट पे अपडेट करता रहता हूँ। तो आप वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, mathforensics.in। तो चलो बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट कर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो आता है हर्ट से लेके हर्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी इंक्लूड्स। जो कि हर्ट है डिफाइन किया गया है आईपीसी 319 के अंदर, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इसके ऑप्शन रहे बॉडी पेन, डिजीज, वीकनेस कॉज्ड बाय एनीवन, अब्यूज बाय अदर पर्सन, प्रोएक्टिव वर्ड सेड बाय एनीवन, अ थ्रेट बाय अदर पर्सन। तो इनमें से क्या हो सकता है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर इसका आंसर बताने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में टाइम नहीं दूंगा, फालतू में वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो बहुत सिंपल सा था। तो बॉडीली पेन, डिजीज, वीकनेस कॉज्ड बाय एनीवन इज द डिफाइंड अंडर द हर्ट सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आईपीसी के अंदर है, लेकिन अब बीएनएस बन चुका है ये हमारा भारतीय न्याय संहिता। तो उसके अंदर क्या, कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 114। ठीक है, तो सेक्शन 114 ऑफ बीएनएस डिफाइन हर्ट। ठीक है, आपको दोनों पता होने चाहिए। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। ग्रीवियस हर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन, ग्रीवियस हर्ट अब किस में डिफाइन करा गया है। तो सेक्शन देख लेते हैं, आईपीसी 319, आईपीसी 320, आईपीसी 322 या फिर आईपीसी 321। इनमें से क्या हो सकता है, ये आपको पता होगा, वीडियो को पॉज कर सकते। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर है आईपीसी 320। ठीक है, जो हर्ट था वो 319 में डिफाइन था, जो ग्रीवियस हर्ट है वो 320 में डिफाइंड है। और बीएनएस के अंदर ये सेक्शन 116 के अंदर आता है, ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, बीएनएस के सेक्शन भी और जो आपके नॉर्मल आईपीसी के सेक्शन है वो भी। तो मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है क्रिमिनल लॉज की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रीवियस हर्ट एक्सक्लूड। ग्रीवियस हर्ट के अंदर क्या नहीं आता। ऑप्शन रहे इमेस्कुलेशन, परमानेंट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, अ स्लैप मार्क प्रोड्यूस्ड ऑन द फेस। ठीक है, इनमें से क्या नहीं आता ग्रीवियस हर्ट के अंदर, जो सेक्शन डिफाइन है 116 बीएनएस के अंदर या फिर 320 आईपीसी के अंदर। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो अ स्लैब मार्क प्रोड्यूस्ड ऑन द फेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं आता। ग्रीवियस हर्ट के अंदर वो सारी चीजें आती है जिसमें आपको बॉडी पेन जो हो, या फिर आप ऐसे ही कोई इंजरी दे दो किसी को कि वो 20 दिन तक चलने फिरने के लायक ना बचे, अपना काम ना कर पाए नॉर्मल। तो वही इस ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। और स्लैब मार्क तो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, थप्पड़ के निशान तो जल्दी चले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अ ब्लूइश मार्क ऑन द स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलीज ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू थ्रू इंजरी इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक ब्लूइश ब्लैक मार्क पड़ जाता है स्किन के ऊपर, रिजल्टिंग क्यों, किस वजह से, क्यों कैपिलरी वगैरह फट जाते हैं, टिश्यू वगैरह फट जाते हैं और अंदर अंदर ब्लड फ्लो हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है। इसके ऑप्शन रहे एक्टिमोसिस, कॉन्ट्यूजन, रिट्रैक्शन या फिर लीवर एक्शन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसका जवाब देने की कोशिश। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है एक्टिमोसिस। ठीक है, इसी को हम ब्रूज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम एक्टोमाइसिस भी बोल देते हैं। तो ये वही चीज है जो मतलब आप जब किसी चीज को मारते हो ना ब्लंट ऑब्जेक्ट से, तो क्या होता है, अंदर का टिश्यू फट जाता है, तो अंदर ही ब्लड रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लूइश मार्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, हर्ट विच इज फेटल एंड अ थ्रेट टू लाइफ इज नोन एज। मतलब ऐसा हर्ट जो थ्रेट टू लाइफ हो और फेटल हो, मतलब डेथ भी हो सके, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन इसके ये रहे, फेटल हर्ट, थ्रेटनिंग हर्ट, डेंजरस हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो ये सारे के सारे जो हर्ट है ना, तो ये क्या बोलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर आते हैं कि भाई देखो सारों का मीनिंग एक जैसा ही है, फेटल हर्ट, थ्रेटनिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, डेंजरस हर्ट। तो यूजीसी नेट में ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिंपल रहते हुए भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करने की वो वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है डेंजरस हर्ट। तो डेंजरस हर्ट बोला जाता है उस हर्ट को जो कि फेटल होता है या फिर किसी की लाइफ पे थ्रेट कोज कर देता है।
अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ बाय अ पर्सन ट्रेन्ड इन द पैथोलॉजी इज कॉल्ड। मतलब जब वो कोई मर जाता है उसके बाद उस बॉडी की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी, इंक्वेस्ट या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसको तो मेरे को लगता भी नहीं टाइम देने की जरूरत है, आप वीडियो को पॉज कर लो फिर भी इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी और ऑटोप्सी भी। ये जो दोनों ही एक ही टर्म है, मतलब जो दोनों ही डेथ के बाद हम एनालिसिस करते हैं बॉडी की, उसको बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है द वर्ड ऑटोप्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटोप्सिया व्हिच मींस। ऑटोप्सिया क्या मतलब है ग्रीक वर्ड के अंदर? तो इसके ऑप्शन है टू सी विद वंस ओन्स आई, टू सी रियल इंजरी, टू सी कॉज ऑफ इंजरी, टू सी द इफेक्ट ऑफ इंजरी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है, सब लगभग सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लो और इसका जवाब देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है टू सी विद वंस ओन आई। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है ऑटोप्सिया का, जो कि ग्रीक एक वर्ड। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज और आर। मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है पोस्ट। ऑप्शन आज के ये रहे टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, टू डिटरमाइन मोड और मैनर ऑफ डेथ, टू डिटरमाइन टाइम्स हिज डेथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका तो बहुत सिंपल सा ही है यार, इसका तो सोचने की भी जरूरत नहीं, मैं टाइम भी नहीं दे रहा, आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं आंसर बता रहा हूँ इसका भी, आप नहीं पता तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ही हमारे पीएम एग्जामिनेशन का मोटिव होता है। आइडेंटिटी पता करना उसकी कि भाई मोड कैसे मरा है, किस तरीके से मरा है, ठीक है, सी टाइम सी डेथ को पता करना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीएम एग्जामिनेशन इज। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? आपके पास ऑप्शन ये रहे हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर पहले नेक, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, स्पाइनल कॉर्ड। आप ये पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो, मैं पढ़ने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होता है हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये एक सीक्वेंस होता है जैसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को लिया जाता है। तो पहले हेड, फिर नेक, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड। और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है नॉर्मली पीएम एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन। कहाँ पे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन परफॉर्म करी जानी चाहिए? तो ऑप्शन आपके रहे ब्रॉड डे लाइट के अंदर, मतलब खुली लाइट के अंदर, इन डार्क अंधेरे के अंदर, इन यूवी लाइट के अंदर, या फिर इन आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट के अंदर। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप मैं आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। मैं आंसर बता देता हूँ, ब्रॉड डे लाइट के अंदर इसका आंसर है। मतलब कि हमें अच्छी लाइटिंग कंडीशन के अंदर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को कैरी आउट करना चाहिए। तो पोस्टमार्टम चेंजेस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आता है द कंडीशन इन विच नो साइन ऑफ लाइफ इज सीन बट लाइफ कंटिन्यूज एट मिनिमम स्कोर। मतलब साइन तो नहीं दिखता कि भाई कोई बॉडी जिंदा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जिंदगी है वो चल रही है उस बेचारे की। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो मरा भी नहीं है और जिंदा भी नहीं है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंशन, रिसर्सिएशन, रिग्रेशन। तो इसका आप सोच समझ के इसका आंसर देने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सस्पेंडेड एनिमेशन। तो ये एक टर्म होती है जिसको यूज करा जाता है ऐसी कंडीशन के लिए जहाँ पे लाइफ के कोई साइन तो नहीं होते, लेकिन बहुत मिनिमम लेवल पे कि भाई उसकी जो लाइफ है वो चल रही हो। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोस्टमार्टम चेंज। ठीक है, वहां पे एग्जामिनेशन था, ये पोस्टमार्टम चेंज है। तो इसके ऑप्शन ये रहे रिगर मोर्टिस, पेलोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस। आई होप आपको इन सब के मीनिंग पता होंगे। ठीक है, मैंने तो अब तक इनके ऊपर कोई वीडियो बना नहीं रखी है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो यार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और यार याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप काफ़ी सारे लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके सब्सक्राइब कर देने से। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो पैलोर मोटिस होता है, फिर लिवोर मोटिस होता है, एल्गोर मोटिस होता है और रिगोर मोटिस होता है। तो इन सब के क्या मीनिंग होते हैं मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट सेक्शन में इसके मीनिंग बताने की कोशिश करना अगर आपको पता है तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग लिवर मोटिस अपीयर्ड एज। लिवर मोटिस आपको पता होगा ये क्या होता है कि जब आपकी बॉडी एक जगह पे स्थिर रहती है ना, तो सारा का सारा ब्लड है ना उसके नीचे के आके डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको लिवर मोटिस बोला जाता है।
तो इसके ऑप्शन आप देख लेते हैं, वो क्या होता है, ब्राइट रेड कलर, चेरी रेड कलर, ठीक है, ब्राउन कलर या फिर ब्लू कलर। तो इनमें से कौन से कलर का हमें वो एरिया दिखेगा, उसको क्या बोला जाए, उस कौन से कलर का दिखेगा, बेसिकली हमें वही बताना है। तो आप इस वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर देने की कोशिश, होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर है चेरी रेड कलर, ठीक है। तो जो कार्बन मोनोक्साइड के केसेस में लिवर मोटिस आपको कैसा दिखता है, चेरी रेड कलर का। अब अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, द रिजिडिटी ऑफ मसल दैट अकर शॉर्टली आफ्टर द डेथ इज कॉल्ड, मतलब बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, ठीक है, टाइट हो जाती है आफ्टर डेथ, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पैलोर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, लिवोर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, ठीक है? इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिसिन के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो मेडिसिन से रिलेटेड इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो को पॉज़ करके इसका आंसर देने की कोशिश करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है रिगर मोर्टिस, ठीक है? रिगर मोर्टिस वो चीज़ है, जब वो स्टेज आता है, जब आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, ठीक है? अब इसके भी कुछ स्टेजेज़ होते हैं, पहले स्टिफ होती है, फिर ढीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर अलग वीडियो में हम बात कर सकते हैं, इस वीडियो में इसको खींचने का ज़्यादा मतलब नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन आता है, हम इसमें देख लेते हैं, वो आता है, द प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, मतलब जो प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है प्यूट्रिफिकेशन, ऑटोलिसिस, ममिफिकेशन और कोलिक्वेटिव पेट्रिफिकेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। बाय द वे, मैंने एक एंटोमोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने डिकम्पोजिशन को समझा रखा है, तो उसके अंदर मैंने इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको अच्छी लगेगी वो वीडियो, काफी नॉलेज। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ, इसको बोला जाता है प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा आपके टिश्यू को सड़ाया जाता है या फिर गलाया जाता है, तो उसको प्यूट्रिफिकेशन बोला जाता है। मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यार, तो इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, यार प्लीज से यार चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। तो अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, आता है, द कंडीशन ऑफ सीवियरली डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी अराइजिंग फ्रॉम बीइंग अनेबल टू ब्रीथ, अनेबल टू ब्रीथ की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाना बॉडी को, उसको क्या बोला जाता है? अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो आई होप आपको पता होंगे, ठीक है? तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो आप इसके ऑप्शन देख लो पहले। एस्फेक्सिया बोलेंगे उसको, चोकिंग बोलेंगे, सफोकेशन बोलेंगे या फिर हैंगिंग बोलेंगे। तो इनमें से क्या होगा? आप इस वीडियो को पॉज़ कर लो, इस वीडियो में मुझे जवाब देने की को आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, तो इसका आंसर है एस्फेक्सिया। तो मतलब जब भी हमारी बॉडी किसी भी वजह से नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एस्फेक्सिया बोलते हैं। अब चोकिंग क्या होता है? हैंगिंग, हैंगिंग आप सबको पता होगा, किसी को ल लटका देना एक तरीके से, और उसके बाद सफोकेशन क्या होता है? सफोकेशन एक तरीके से मतलब दम घुटना होता है, ठीक है? चोकिंग आपके जब गले में कुछ फँस जाता है, जिसकी वज़ह से आप साँस नहीं ले पाते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती है, लगती एक जैसी ही हैं, लेकिन होती अलग-अलग है। तो ये सारी-सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वो भी अच्छे से, क्योंकि यूजीसी नेट में है ना, बेसिक से उठा के उसी को घुमा-फिरा के एक अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है, एस्फेक्सिया कॉज्ड बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्रॉम द आउटसाइड इज़ नोन एज़, मतलब एस्फेक्सिया है वो कॉज़ किया गया है, मतलब बाहर किसी मैकेनिकल किसी वजह से, मतलब किसी और फिजिकल ऑब्जेक्ट की वजह से आपके अंदर हवा नहीं जा पा रही है, तो उसको, उस एस्फेक्सिया को क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन है चोकिंग, गैगिंग, स्मदरिंग, नन, इसमें से क्या बोला जाएगा? आप वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप मैंने आपको टाइम बहुत दे दिया होगा, आपको आंसर पता चल गया होगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है स्मदरिंग, ठीक है? स्मदरिंग बोला जाता है जब जब बाहर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसकी वजह से आप साँस नहीं ले पा रहे हो, जैसे कि तकिया वगैरह आपके नाक पे रख दिया जाए, तो इसको स्मदलिंग स्मदरिंग बोला जाता है। अब आप चोकिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, गैगिंग क्या होता है मैं आपको नहीं बता रहा, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आंसर देने की कोशिश करना, अगर आपको पता है तो। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं हम, फ्रॉम अ वोलेंट एस्फेक्सिया, वोलेंट एस्फेक्सिया होती है एक टाइप की, एज अ रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय अ लिगेचर अराउंड द नेक इज कॉल्ड, मतलब कुछ बांध दिया जाए नेक पे और उसको खींच के, वोलेंट एस्फेक्सिया मतलब बहुत खतरनाक तरीके से, तो कि आपको ऑक्सीजन ही ना मिले, इतनी तेज टाइट बांध दे आपकी गर्दन के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाए? तो इसके ऑप्शन रहे हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रोटलिंग या फिर मगिंग। आप वीडियो को पॉज़ करके इसका जवाब देने की कोशिश करो। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर होता है हैंगिंग, ठीक है? वोलेंट एक्सैक्सिया होता है जिसमें बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाता है एयर के अंदर, ठीक है? अब स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब रस्सी वगैरह के साथ आपके गले को बाँध देना, ठीक है? समझ रहे होगे आप। मैं वो टर्म्स बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर उसके बाद यूट्यूब में दिक्कत आती है। तो थ्रोटलिंग मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा ये चीज़ें। थ्रोटलिंग क्या होती है? आपके हाथों से दबा देना। मगिंग क्या होती है? एल्बो के साथ दबा देना गर्दन को। तो डिफरेंट डिफरेंट ये टर्म्स होती है, आपको पता होनी चाहिए, बेसिक होती है मेडिसिन के अंदर।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है फ्रैक्चर ऑफ हार्ड बोन इज मोस्ट कॉमन इन, हार्ड बोन का फ्रैक्चर कौन सी केसेस में कॉमन है? तो ऑप्शन आज के देख लेते हैं एक बार। हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, गैगिंग या फिर थ्रोटलिंग, इनमें से क्या होता है? आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश करें। अब आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है थ्रोटलिंग। तो थ्रोटलिंग होता है जिसमें फ्रैक्चर ऑफ हार्ड बोन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस को क्या बोला जाता है? मेंटल इलनेस की जो ट्रीटमेंट होती है फिर उसको डायग्नोस करना होता है, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। साइकेट्री, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और न्यूरोलॉजी। वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश करना। आप इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होंगे कि साइकोलॉजी भी हो सकता है, साइकेट्री भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है अगर आपको बेसिक पता। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है साइकेट्री। तो साइकेट्री वो ब्रांच होती है मेडिसिन की जो डील करती है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, ठीक है। साइकोलॉजी क्या करती है? हमें साइकोलॉजिकल उसके थॉट्स वगैरह को पकड़ने की कोशिश करनी होती है। साइकेट्री क्या होती है? ब्रांच होती है जो कि मेंटल इलनेस से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी, और मैंने वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो की